हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन क्या है, उसके क्या क्या गुण हैं, प्रोटीन किन से मिलकर बना है जिन्हें हम एमिनो एसिड्स कह रहे हैं, वो हमने देखा। और एमिनो एसिड्स कैसे जुड़कर यानी कि पेप्टाइड बंध बनाकर प्रोटीन बना रहे हैं, पेप्टाइड बंध की क्या क्या विशेषताएं थी, वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन किन संरचनाओं के रूप में पाया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उसे पढ़ें तो ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन की संरचना। अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन जो होता है वो बना होता है एमिनो एसिड्स का, और 20 एमिनो एसिड्स हमने पढ़े थे जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। लगभग 300 तरह के एमिनो एसिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन जब बात प्रोटीन बनाने की आती है तो प्रोटीन बनाने में 20 एमिनो एसिड्स ही भाग लेते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। जब बात हम संरचना की करते हैं तो संरचना का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। जैसे अगर कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम उसका अणु सूत्र पर फोकस करते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उसकी संरचना सूत्र की बात करते हैं, यानी कि उसकी जो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। और जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम उसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर XYZ पर उसको डिस्कस करते हैं कि उसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा विकसित प्राणी हैं बायोलॉजी वाले, हम तो कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं। हम उसकी प्राथमिक संरचना भी पढ़ते हैं, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं उसकी 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या आ गई? जी हाँ, बिल्कुल। 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ हम उसकी तीनों दिशाओं को ही हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस क्रम में व्यवस्थित है और उस क्रम का क्या महत्व है, उस क्रम में बदलाव से क्या हो सकता है, उन सबको हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में पढ़ क्या रहे हैं, हम कौन सी ही पढ़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं biology.com से, तो श्योर है बायोलॉजी ही पढ़ रहे होंगे। तो जब बात हम बायोलॉजी की कर रहे हैं तो बायोलॉजी में हम बात करते हैं किसकी? उसकी 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर की। ठीक है, यानी कि हम उसका अणु सूत्र भी देखेंगे, उसका संरचना सूत्र भी देखेंगे, हम उसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि वो बना किन किन से है, किस क्रम में व्यवस्थित है। बात हम यहाँ अगर प्रोटीन की करें तो हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बना है एमिनो एसिड्स का। लेकिन एमिनो एसिड्स की इसकी संरचना कैसी बनी, ये कैसे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, ये बातें और हम देखते हैं किसमें? सिर्फ बायोलॉजी की जब बात होती है तब। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की संरचना की। बहुत सिंपल है, प्रोटीन जो है उसकी संरचना को 4 तरह की संरचनाओं में समझा जाता है। जीव जगत में 4 तरह की प्रोटीन की संरचनाएं पाई जाती है। एक संरचना जो होती है वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, हिंदी में कहें प्राथमिक संरचना। दूसरी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि द्वितीयक संरचना। तीसरी होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि तृतीयक संरचना। और चौथी होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थक संरचना। बहुत आसान सा है, नाम 4 है और 4 ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इनको हम समझने के लिए ज़्यादातर जो है इस तरीके से कहा जाता है। प्राइमरी के लिए हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर कह देते हैं, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री, 3, और टर्सरी के लिए 3 डिग्री, और क्वाटरनरी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं 4 डिग्री शब्द का, और आसान हो जाता है। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर, और 4 डिग्री का है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुष्क संरचना। चलिए अब एक एक हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राथमिक संरचना की। तो देखो जब प्रोटीन बन रहा है, बन किस से रहा है? एमिनो एसिड से। कौन से बंध से जुड़कर बन रहे हैं?
पेप्टाइड बंध से। कौन सा बंध था? पेप्टाइड बंध। याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं कौन सा बंध होता है प्रोटीन में? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए एमिनो एसिड से एक लंबी चेन बना लेते हैं और उस चेन को ही हम कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। ठीक है, तो वो जो लंबी चेन है वो ही उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल से प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि अभी बनाई है, नया नया प्रोटीन है, बहुत सीधा है, एकदम नया नया है इसलिए सीधा है, और सीधा है वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसकी प्राथमिक संरचना है। सिंपल है। सीधे से कहें आप ऐसे समझ लिए कि ये एमिनो एसिड्स जुड़ते गए कौन से बॉन्ड से? फिर से कह रहा हूँ, कौन सा बॉन्ड? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और बना क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते गए एमिनो एसिड्स और बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बनी है, ये जो रेखीय संरचना बनी है, ये रेखीय जो प्रोटीन बना है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। लेकिन अब आपको बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। 3 बातें कौन कौन सी? पहली चीज़ जो कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसका और गहराई में चलते हैं, उसकी 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ जब प्रोटीन इस तरह बन गया तो हम ये भी समझेंगे, ये भी जानेंगे कि इसमें एक तो कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि यानी कि इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं, वो एमिनो एसिड्स का पता करना है। दूसरी बात किसका ध्यान रखना है? ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, इस बात का ध्यान रखना है। एमिनो एसिड्स मान लीजिए 20 एमिनो एसिड्स हैं, ये जुड़ेंगे तो क्या सभी एक के बाद एक क्रम में थोड़ी जुड़ेंगे? कौन सा पहले आ रहा है या कौन सा बाद में आ रहा है, कौन सा किस क्रम में व्यवस्थित है, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो है वो एमिनो एसिड्स की संख्या की बात की जाती है कि उस प्रोटीन में, उस पॉलीपेप्टाइड में कितने एमिनो एसिड्स हैं। तो हम उसकी ये इस तरह की 4 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। हम यह बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी, वो जो पॉलीपेप्टाइड बना, वो कौन से एमिनो एसिड से मिलकर बना, किस क्रम में जुड़कर बना, और कितने एमिनो एसिड्स जुड़कर वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है, वास्तव में इनका ये जो क्रम है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस ही, क्रम ही जो है वो प्रोटीन के गुणों का निर्धारण करता है, गुणों का निर्धारण करता है। उसमें क्या गुण है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ये सब डिसाइड होता है। किससे होता है? एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर ध्यान रखना है, सीक्वेंस बहुत काम की चीज़ है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, किस क्रम में व्यवस्थित है और क्या कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। वो जैसे हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन मानव में पाया जाने वाला या एक विशेष तरह का हार्मोन है, अग्नाशय से सीक्रेट होता है, हम सब जानते हैं, और ये बना होता है 51 एमिनो एसिड्स का। इसमें 2 चेन होती है, इंसुलिन में 2 चेन होती है, एक होती है ए चेन, एक होती है बी चेन। ए में होते हैं 21 एमिनो एसिड्स, बी में होते हैं 30 एमिनो एसिड्स, और ये दोनों चेन जुड़ी होती है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। डाइसल्फाइड बंध से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर आंसर देना, बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैं पूछ रहा हूँ कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा एमिनो एसिड बनाता है। ये जो 20 एमिनो एसिड है उसमें सिर्फ एक एमिनो एसिड ही ऐसा है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, या यूँ कहें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि वो कौन सा एमिनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इंसुलिन एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं जो ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो उस
उस प्रोटीन के गुणों का निर्धारण करता है, उसके स्ट्रक्चर का निर्धारण करता है, उसके फंक्शन का निर्धारण करता है। अगर उसके सीक्वेंस में थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आ गया, इधर का उधर कोई हो गया, तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें इधर की उधर हो जाए, लेकिन इनमें ये बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है अपने काम के प्रति। अगर इनमें थोड़ा सा भी बदलाव हो गया, इधर का उधर कोई एमिनो एसिड हो गया, तो वो बड़ी घटना हो सकती है, एक बड़े रोग का कारण हो सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा रोग का, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो बीटा चेन होती है, उस बीटा चेन पे होता है 6th नंबर पर एक विशेष तरह का एमिनो एसिड, नाम है ग्लूटामिक एसिड। इस भाई साहब को कोई चेंज कर देता है, और चेंज करता है उसका छोटा भाई वैलिन। तो छोटे भाई वैलिन ने ग्लूटामिक एसिड की जगह ले ली, और जगह लेते ही नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन था वो अब एबनॉर्मल हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, और उसकी वजह से हो गया एनीमिया, सिकल सेल वाला एनीमिया। तो अब आप इस बात से ये चीज़ अंदाज़ा लगाओ कि वास्तव में एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस कितना महत्वपूर्ण है। एमिनो एसिड्स कौन सा किस जगह है, वो उसी जगह रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। कितना महत्वपूर्ण है, संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी अगर इधर उधर हुई और कोई न कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, एक यहाँ आपको एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है जो याद रखना है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सेंगर। सेंगर नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में इंसुलिन जो ये है, इस इंसुलिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका निर्धारण किया था। किसकी? इंसुलिन की। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे की निर्धारण, मतलब उसमें कौन कौन सा एमिनो एसिड्स किस सीक्वेंस में है, इसका निर्धारण करने का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम किया था वो सेंगर ने किया था 1958 में। और इसी वजह से सेंगर को नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसलिए सेंगर के लिए एक बार तालियां तो बनती है। तो ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर ले। फिर हम बढ़े सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर। मुझे लगता है इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ तक नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे हो जाता हूँ। फिर हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कौन सी स्ट्रक्चर की? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, द्वितीयक संरचना की। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब प्रोटीन बनता है तो वो बंध बनाता है, और बंध का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड, जो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, ये पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें CONH होता है। CONH, ये सिर्फ एक एमिनो एसिड्स की बात हो रही है। सोचो एक लंबी चेन बनी हुई है, तो इसमें ये CONH कितने होंगे? एक क्वेश्चन जो जनरली आता है वो भी मैं यहाँ साथ के साथ आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं आजकल, कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल, दिमाग लगाने वाला टाइप का न्यूमेरिकल, क्या कि आपसे पूछे कि एक प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड्स हैं। एक प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड्स मिलकर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे बताओ उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? तो बहुत सिंपल सा है, देखो 2 के बीच में एक है, अगले में एक और जोड़ लो, 3 हो गए तब 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, 4 होंगे तब 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सिंपल सा है, जितने एमिनो एसिड्स हैं उन एमिनो एसिड्स में एक घटा दो, बस यही नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, बहुत सिंपल सा है। जितने एमिनो एसिड्स दिए हैं उसमें एक एमिनो एसिड एक घटा दो, सिर्फ वो ही नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को बताएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो प्रश्न पूछा इसका जवाब क्या होगा? 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उसमें। कितना सिंपल है। चलो, तो अभी हम बात यहाँ कर रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड को अगर आप गौर से देखो तो इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है,
और आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा हाइड्रोजन कमज़ोर प्राणी है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये 3 बड़े ही पावरफुल प्राणी हैं। और हमेशा इस धरती पर ऐसा होता है कि जो पावरफुल होते हैं वो कमज़ोर प्राणी का शोषण करते हैं, उससे चीज़ें उठा ले जाते हैं और ऐसा ही ये करते हैं। और उस जो ऐसा घटना को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना आसान है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन उसके सम्मान में हाइड्रोजन ही लगा दिया। बेचारे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन उसके सम्मान में नाम हमने दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इसी का गया, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बंद बना ले। और बंद बनाने की वजह से जो एक लंबी संरचना बनी थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी थी, सीधी लीनियर बनी थी, वो वास्तव में लीनियर नहीं रह पाती। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसकी संरचना में कुछ विशिष्ट बदलाव आ जाते हैं, विशिष्ट परिवर्तन आ जाते हैं, और परिवर्तनों को ही हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आसान है। चलो अब यहाँ ऐसे समझिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। हमने क्या बताया? कौन सा बॉन्ड? एक तो ये और दूसरा ये। इनकी वजह से, इस कंपाउंड की वजह से और इस कंपाउंड की वजह से, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये कैसा रूप ले लेती है? कुछ विशिष्ट संरचना बनाती है, और उन विशिष्ट संरचनाओं को ही हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो कितना आसान हो गया। तो क्या हुआ? ये CO समूह और NH समूह की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में बनने लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसकी वजह से उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ विशिष्ट संरचनाएं, वो कुछ विशिष्ट संरचनाओं में परिवर्तित होती है। उन विशिष्ट संरचनाओं को ही हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आसान है। चलिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं 2 तरह की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स 2 तरह की होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बीटा प्लेटेड शीट्स। अभी समझ में आ जाएगा आसानी से, नाम ऐसे ही लग रहे होंगे आपको। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स तो 4 बार बोलोगे ये भी याद हो जाएंगे। अल्फा बीटा, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। पहले बात करते हैं अल्फा हेलिक्स की, दूसरे कलर से समझते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स को। देखो हेलिक्स का क्या अर्थ होता है? हेलिक्स का मतलब होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब कुंडलित संरचना, स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो वास्तव में इस तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैंने क्या कहा? विशिष्ट संरचनाएं बनेगी किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो वो जो विशिष्ट संरचनाएं हैं यहाँ विशिष्ट किस तरह की है? हेलिकल है, स्पाइरल है। उस स्पाइरल स्ट्रक्चर को ही नाम क्या दे दिया? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता कहाँ है? ये होता है फर्स्ट एमिनो एसिड से जस्ट अगला जो 4th एमिनो एसिड होगा, यहाँ ये ध्यान रखना है, 4th एमिनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे समझिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मान लीजिए ये चौथा है। तो इस पहले और चौथे एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये चौथा है, इसको अब पहला, फिर इसके बाद में ये 5वां है, छठा है, 7वां और 8वां। तो ऐसे ही चौथे और 8वें के बीच में, यानी कि उसके जस्ट 4th, उसके जस्ट अगला जो चौथे नंबर का एमिनो एसिड होगा, जो भी है उसके जस्ट अगला चौथा एमिनो एसिड जो होगा, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और उन बॉन्ड्स के बनने की वजह से उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? हेलिकल हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। कैसी हो जाती है? कुंडलित हो जाती है। कुंडलित, देखो कितना बढ़िया शब्द है, कुंडल मारने वाला,
सांप भी कुछ ऐसे ही होता है ना, कुंडल मारने वाला, इसलिए कुंडलित नाम पड़ा है, स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल संरचना। यहाँ एक और बात याद रखनी है, ये जो कुंडलन की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है, राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड, दाएं हाथ वाली, दक्षिणावर्त। हिंदी में दक्षिणावर्त बड़ा कठिन सा शब्द है, दक्षिणावर्त, जैसे किसी राक्षस का सा नाम हो, दक्षिणावर्त है नहीं, लेकिन राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। इस तरह ही इसका हमेशा इसी मैनर में जो है ये कुंडल मारता है। कौन से मैनर में, कौन सी दिशा में? राइट हैंडेड साइड में। यहाँ तक बात समझ में आई? ये इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है, स्टेबल कॉन्फर्मेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, स्थायी है। स्थायी से मतलब अभी इसमें किसी तरह का कोई घूर्णन नहीं होगा, इसमें घूर्णन की पॉसिबिलिटी अब नहीं होने वाली, ये घूर्णन नहीं करेगा, स्थायी हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछे गए हैं अल्फा हेलिक्स के, तो दो आपको याद रखने हैं, एक है केराटिन और एक है कोलेजन। कोलेजन, केराटिन और कोलेजन। केराटिन आपने सुना होगा, बालों में, ऊन में केराटिन होता है। कोलेजन आपने जरूर सुना होगा, हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में कोलेजन प्रोटीन होता है। तो ये कोलेजन और केराटिन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा प्लेटेड सीड्स की। देखो सीड्स यानी कि चद्दर होती है, कैसी? प्लेट जैसी, चपटी चद्दर है। कैसी है? चपटी चद्दर नुमा। वास्तव में बीटा प्लेटेड सीड में जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है चद्दर नुमा बनती है। और चद्दर में क्या होता है? एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट्स जो है वो इकट्ठी होती है, जुड़ती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? यहाँ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन कुंडलित हो रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात होती है। दो या दो से अधिक, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स दो तरीके से एक दूसरे पर व्यवस्थित होती है। एक तरीका है, एक है एंटी पैरेलल, और एक होता है पैरेलल। समानांतर रूप से और प्रति समानांतर रूप से इन एक के ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड चेन व्यवस्थित हो सकती है। प्रति समानांतर में क्या होता है? कुछ इस तरीके से, जैसे इसका कोना यहाँ है तो इसके विपरीत में जाएगा, पास वाले कोने पास में आएंगे, इस तरह व्यवस्थित होती है। प्रति समानांतर है, ये इधर है तो ये इसके जस्ट अपोजिट है। लेकिन पैरेलल समानांतर में अगर ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा। देखो पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है, इस तरह। ठीक है, तो आप इन पेनों से समझ सकते हो। फिलहाल इसमें ये ही काम की चीज़ है जिससे आप समझ सकते हो। दोनों अगर एक के सामने आ रहे हैं तब ये पैरेलल है, और दोनों अगर विपरीत इस तरह अंदर घुस रहे हैं तो वो एंटी पैरेलल, अपोजिट होंगे, इस तरह अपोजिट होंगे। ठीक है, इसमें पैरेलल होंगे, इसमें अपोजिट होंगे। तो इस तरह ये एंटी पैरेलल है और ये पैरेलल है। ठीक है, इनके बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा, इधर NH होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इनमें भी इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसी वजह से ये जो चद्दर बन रही है, प्लेट्स बन रही है, ये स्थायी है। तो एक प्लेट, जैसे मेरा हाथ, ये एक प्लेट है, उस यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके ऊपर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तीसरी आ गई, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, और इस वजह से ये आपस में क्या हो गई? स्थायी हो गई। ठीक है, तो ये चद्दरनुमा जो संरचनाएं बन रही है, ये ही संरचनाएं कहलाती है बीटा प्लेटेड सीट। कितना आसान है, बीटा प्लेटेड सीट्स बन रही है प्लेट जैसी, और नाम दे दिया बीटा और लगा दिया यहाँ एक चीज़ और, जो ये मैंने दो तरह के तरीके से इनके जुड़ने को बताया, इसमें जो ये एंटी पैरेलल वाला है, ज़्यादातर एंटी चीज़ें काम की नहीं होती, लेकिन यहाँ एंटी वाली चीज़ काम की है, ये ज़्यादा स्थायी है, स्टेबल
अगर इन दोनों संरचनाओं में कोई आपसे ये पूछे कि कौन सी ज़्यादा स्थायी है, तो आप कहोगे एंटी पैरेलल इज मोर स्टेबल देन पैरेलल। समानांतर जो है वो कम स्थायी है प्रति समानांतर के। ठीक है, ये हो गई बात हमारी बीटा प्लेटेड शीट की। लेकिन अभी थोड़ी सी कमी रह गई, इसमें भी एग्जाम्पल पूछा जाता है और इसका अच्छा उदाहरण है रेशम। रेशम में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है वो रेशम में पाया जाता है। फाइब्रोइन प्रोटीन रेशम में पाया जाता है और फाइब्रोइन प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है बीटा प्लेटेड शीट वाली। बीटा प्लेटेड शीट वाली। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आसान है। यहाँ तक आप इसे उतारें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे तृतीयक संरचना की, इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर की, तृतीयक संरचना की। तो तृतीयक संरचना बहुत आसान सी है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलकर इस तरह एक गुच्छा सा बना लेगी, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना सकती है और उसी को हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब ये और ज़्यादा क्या हो गई, फोल्ड हो गई। प्राइमरी में सीधी थी, सेकेंडरी में थोड़ी फोल्ड हो गई या फिर प्लेट जैसी हो गई। लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में अब ये सारे मिलके और ज़्यादा इकट्ठे हो गए, और ज़्यादा फोल्ड हो गए, और ज़्यादा फोल्ड हुई संरचना को ही हम क्या कहते हैं, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तृतीयक संरचना कहते हैं। इस तृतीयक संरचना में कहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, कहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है। वो अल्फा भी हो सकती है, वो बीटा भी हो सकती है। हमने क्या देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रही थी, स्थायी हो रही थी। टर्सरी स्ट्रक्चर का जो स्थायित्व होता है वो जितने भी बॉन्ड आप जानते हो उन सब की वजह से वो स्थायी होती है। कौन कौन से हो सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी इनके बीच में मिल जाएंगे। आपको आयनिक बॉन्ड भी यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ वॉन्डरवाल बॉन्ड्स जो है वो भी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अंतर क्रियाएँ, इंटरेक्शंस, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, वो भी यहाँ पाई जाती है। तो आप जो भी बॉन्ड जानते हो उन सभी की इनमें कहीं न कहीं योगदान है और वो इन संरचनाओं को क्या बनाते हैं, स्थायी बनाते हैं। समझने वाली बात यहाँ एक चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ज़्यादातर पूछी जाती है, कि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो वास्तव में प्रोटीन का एक फंक्शनल क्रियात्मक संरचना है, क्रियात्मक रूप है। किसका, प्रोटीन का। अब तक हमने जो पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये कम फंक्शनल होते हैं या फंक्शनल नहीं होते, लेकिन क्रियात्मक रूप से कोई काम करने वाली संरचना अगर है जो हमारे शरीर में काम कर रही है तो वो है टर्सरी स्ट्रक्चर से। आपसे कोई ये पूछे कि प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, क्रियात्मक संरचना कौन सी है, तो प्रोटीन की क्रियात्मक संरचना होती है, वो होती है 3 डिग्री स्ट्रक्चर, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर। जैसे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी एंजाइम्स 3 डिग्री स्ट्रक्चर वाले होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर वाले। और एंजाइम्स आप जानते हो बहुत फंक्शनल होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। आपने एंजाइम्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि एंजाइम्स में इस तरह कहीं कहीं जो है एक्टिव साइट पाई जाती है, हिंदी में कहते हैं उसे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं एंजाइम्स में। और ये सक्रिय स्थल ही उन्हें उसको जो क्रिया कारक आएगा उससे जुड़कर उत्पाद में बदलने में सहायता करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुष्क संरचना, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि सभी प्रोटीन जो है, जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी प्रोटीन ये 4 डिग्री संरचना, 4 डिग्री क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। पहली बात, सभी प्रोटीन 4 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। सभी प्रोटीन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, कुछ ही बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, बनाते हैं 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ही जो है वो मिलकर
4 डिग्री स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन की जो ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है वो ही मिलकर 4 डिग्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपको आसानी से अब समझ में आएगा जब आप उदाहरण लेंगे। और उदाहरण है हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में होती है 4 ग्लोबिन इकाइयाँ, और ये 4 इकाइयों में 2 होती है अल्फा सब यूनिट और 2 होती है बीटा। 2 तो अल्फा है और 2 ही बीटा है। जब ये इकाइयाँ जुड़ती है तब इनके लिए हम सब यूनिट शब्द यूज करते हैं। इनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? सब यूनिट। ये जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स मिलकर 4 डिग्री बना रही है तब इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स को हम सब यूनिट कह देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है, और ये जुड़ी होती है किसके साथ? आयरन के साथ, और हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो इस तरह देखो 4 सब यूनिट कौन सी 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ही वास्तव में मिलकर 4 डिग्री स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन सभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सब यूनिट्स के बेस पे, ये सब यूनिट्स के आधार पर ही जो है जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स है वो 2 तरह की होती है, बड़ी आसान सी है। एक होता है होमो मल्टीमर, बहुत आसान है। होमो यानी कि हम समान के लिए यूज़ करते हैं, सम के लिए है। तो अगर सब यूनिट सारी की सारी समान है तब होमो मल्टीमर यूज़ करते हैं, और जब ये असमान है, जैसे आप हीमोग्लोबिन में देख रहे हो, हीमोग्लोबिन में आप क्या देख रहे हो? असमान। ठीक है, हीमोग्लोबिन में देख रहे हो 2 अल्फा है, 2 बीटा, अल्फा बीटा अलग अलग है, असमान है, तब हम उस तरह के 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स को हम हेट्रो मल्टीमर कहते हैं। आसान है। अगर सारी इकाइयाँ समान हो तब होमो मल्टीमर, अगर सारी सब यूनिट्स अलग अलग है तब उसे हेट्रो मल्टीमर कहते हैं। हेट्रो मल्टीमर का उदाहरण आपके सामने है, हीमोग्लोबिन। अब आपसे मान लो कोई होमो मल्टीमर का उदाहरण पूछ ले तो तब आप एक उदाहरण याद रख लो, कनेक्सॉन। ये जो कनेक्सॉन प्रोटीन है ये न्यूरॉन्स में पाया जाता है, और ये होमो मल्टीमर का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आज इस तरह हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ कमी आपको लगती है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।